चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10 विज्ञान के कुछ वन लाइन फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए 23-24-25 के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वन लाइन फैक्ट आपको दिए हुए हैं, उनकी हमें आज चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं पहला चैप्टर जो कि हमारा दे रखा है हमें, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसकी हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं। तो देखते हैं जिसका पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अंदर हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान क्या है। इसकी हमें बात करनी है कि जब भी कभी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हमारे पास कुछ कंडीशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब हमारे पास यदि कोई ठोस दे रखा है तो ठोस द्रव में बदलेगा या द्रव फिर गैस में बदलेगा। मतलब अवस्था में क्या होना चाहिए उसकी में परिवर्तन, या हम कह सकते हैं कि गैस द्रव में बदलेगा या फिर द्रव ठोस में बदलेगा। यदि अवस्था परिवर्तन वहां पर हो रहा है तो हम कह देंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। दूसरा, उस अभिक्रिया के होने पर जब कोई दो पदार्थों को हम आपस में मिलाएंगे तो वहां पर रंग में परिवर्तन होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन। दूसरा, उस अभिक्रिया जब होगी तो कुछ ना कुछ गैस किसी ना किसी रूप में वहां से निकलेगी, तो वहां से जब गैस निकलेगी या फिर तापमान में परिवर्तन होना है। तो ये चार कंडीशन हमें ऐसी दे रखी। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यदि ये कंडीशन हो रही है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैग्नीशियम रेबन का दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है। इस बात को याद रखना है कि जब मैग्नीशियम, हमारे पास जो मैग्नीशियम धातु है एक, इसका हम दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये बना लेती है हमारे पास क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2Mg हो, बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर एक प्रकाश उत्पन्न होता है, वो हमें याद रखना है। तो एक श्वेत रंग का चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन भी है हमारे पास का, जब मैग्नीशियम रेबन को जलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है हमारे पास और साथ में किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित करती है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। सभी को मालूम है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है हमारी, तो वहां पर पदार्थ जो भाग ले रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और जब अभिक्रिया होने के बाद यदि पदार्थ बनते हैं उनको हम कह देते हैं क्या, उत्पाद। तो बात हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, उत्पाद कह देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को क्या कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो रही हो तो उस अभिक्रिया को हम प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखते हैं। मतलब किसी रासायनिक समीकरण को हमें प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना होता है, तो उन प्रतीक चिन्हों को लिखने को क्या कहते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास फिर कि मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। जस्ट अभी हमने ऊपर लिखा है मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण, 2Mg + O2 + 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनता है। ये मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण हमें दे रखा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद की पहचान करके उनके नाम लिखिए हमें। जैसे कि हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मैग्नीशियम का हमने दहन कराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बन गया हमारे पास क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास इधर वाले जो पदार्थ है ना, जो तीर से पहले लिखे जाते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो तीर के बाद लिखे जाते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। दूसरा, हमें इनका नाम लिखना होता है। तो ये मैग्नीशियम दे रखा है, ये मैग्नीशियम, साथ में प्लस लगा हुआ हमारा ये ऑक्सीजन दे रखा है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जो कि हमें जब ये दहन किया जाता है तो जहां पर एक चमकदार श्वेत रंग का प्रकाश या लौ उत्पन्न करती है। अगला बन जाता है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के किस तरफ लिखा जाता है। भाई, जब भी हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हो तो अभिकारकों को किधर लिखा जाता है। तो अभिकारकों का जे वाला भाग है ना हमारे पास, ये बायां भाग कहलाता है, बायां भाग। और तीर के इस साइड वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, दायां भाग कहलाता है। तो बाएं भाग में किसको लिखा है हमने, अभिकारकों को, और दाएं भाग में किसको लिखा है हमने, उत्पादों को। तो दो क्वेश्चन हमें दे रखा है दोनों तरफ कि अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है, बाईं तरफ,
और उत्पादों को कहाँ लिखा जाता है, दाईं तरफ। ये बात क्लियर। तीर से पहले जो लिखे जाते हैं वो अभिकारक और तीर के बाद जो लिखे जाते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अगला बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। मतलब हमारा समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्द समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बिल्कुल बात करते हैं, देखो इनके लिए ये हमारे आ जाते हैं समीकरण जो हमें दे रखे हैं कि सबसे पहले हमें दे रखा है जिंक Zn सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या, H2SO4। ये दे रखा है Zn जिंक का हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया हमारे पास क्या, H2SO4। फिर तीर का निशान इधर बन रहा है हमारे पास जिंक सल्फेट और इधर बन रहा है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। तो इसका समीकरण हमें लिखना है, जिंक का क्या होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है हमारे पास क्या, H2SO4। अब तीर का निशान लगा हुआ है, जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा हमारे पास, प्लस साथ में निकल जाएगी क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमेशा H2 के फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि जब अणु के रूप में रहता है, एक अकेला परमाणु के रूप में कोई तत्व संभव नहीं हमारे पास। इसका समीकरण जो लिखा जाएगा बाकी का हम बैलेंस करके देखे लेते हैं। एक Zn है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और SO4 पूरा और SO4 पूरा। मतलब ये हमारी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, समीकरण संतुलित है। दूसरी बात करते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए भौतिक अवस्था के संकेत सहित हमें लिखना है इनको। तो बात करते हैं, देखो भौतिक अवस्था के साथ, तो जैसे कि आयरन दे रखा है हमें, आयरन, और इधर दे रखा है क्या, जल, और ये बन गया हमारे पास का Fe3O4, साथ में क्या निकल गई हमारी, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम इस आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि इधर तो आयरन जो लोहा दे रखा है ना वो 1 दे रखा है, इधर कितने दे रखे हैं हमें, 3 दे रखे हैं। तो वही बात करते हैं हम कि इधर भी कितने का मल्टीप्लाई कर दें हम, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें। दूसरी हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जैसे ही हमने बात की तो इधर हाइड्रोजन हमें कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, और इधर भी हाइड्रोजन 2 रखे हैं। लेकिन ऑक्सीजन की यदि बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 4 है। तो इसका मतलब हमें उधर भी कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके हमारी अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस। तो 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम इधर हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हमारे पास हो गई है। तो 8 हाइड्रोजन हमें यहाँ भी बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए अब हमारे, 4 ऑक्सीजन इधर हैं और 4 ही ऑक्सीजन किधर हैं, इधर हमारे पास। इस तरीके से अभिक्रिया बैलेंस हो गई, जो कि हमें नीचे दे रखी है 3Fe प्लस 4H2, Fe3O4 प्लस 4H2 अभिक्रिया इस तरीके से बैलेंस है आपकी। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, भाई सभी को पता होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, काले भूरे रंग की एक परत जम जाती है। वो परत हमें तो ठीक है, उससे पहले हमारे पास जहाँ 8 लिखा है ना वह हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमारी अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। दूसरा के वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो बात करते हैं। देखो मैग्नीशियम रिबन पर जमी हुई जो ऑक्साइड की जो परत होती है उसको हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमें साफ करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है और वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेती है वो, तो उसके ऊपर भूरे रंग की वो परत जम जाती है। उसे जलाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है, तब जाके हमारी मैग्नीशियम जलने में सहायक होती है। आगे बात करते हैं, कुछ समीकरण हमें दे रखे हैं, इनको हमें बैलेंस करने के लिए पूछा है। देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। बैलेंस करने के लिए समीकरण दे रखा है, इधर दे रखा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, इधर दे रखा है हमें क्या, जल। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, मतलब ये पता चल गया हमें कि ये अभिक्रिया जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। इसका ये समीकरण हमें दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। इधर तो बैलेंस करके उसने दे रखा है हमें कि कार्बन इधर कितनी है, 6, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 6, और 6 ऑक्सीजन, जी हमें बैलेंस करने के लिए दे रखा है। तो इधर भी हमें कार्बन, तीर से पहले भी कार्बन कितने चाहिए, फिर हमें 6 कार्बन चाहिए, तो हमारे कार्बन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। दूसरी हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमें दे रखे हैं इधर कितने, 12 हाइड्रोजन, और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 12 हाइड्रोजन यहाँ है और 12 हाइड्रोजन यहाँ है। मतलब हमारे पास टोटल हाइड्रोजन की बात करें तो इधर कितने दे रखे हैं हमें, 24 हाइड्रोजन दे रखे हैं। तो 24 ही हाइड्रोजन हमें किधर चाहिए, इधर चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन, 2 के साथ हम यदि 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हमारे इधर भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, तो अभिक्रिया हमारी लगभग बैलेंस कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं
नीचे लिखा हुआ है 6CO2, 12H2O और C6H12O6, 6O2 और 6H2O। ये बाकी का बैलेंस करके उसने दे रखा था, तो हम आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये कुछ अभिक्रियाएं हमें दे रखी हैं, इनके लिए हमें क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में करना है। बात करते हैं, देखो इनकी। सबसे पहले दे रखा है हमें कि हाइड्रोजन क्लोरीन क्रिया कर रहे हैं आपस में और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन बोले तो H2, क्लोरीन बोले तो Cl2, ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और बन रहा है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहते हैं। बैलेंस करना है तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी पहली अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। दूसरी हम बात करें बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, हमें ये दे रखे हैं। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है हमारे पास क्या, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट जो कि होता है हमारे पास Al2SO4 का होल 3। बाकी का हमारा इससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, जिसको हम लिख सकते हैं BaSO4 प्लस साथ में बन रहा है हमारे पास क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं AlCl3। ये बनता है हमारे पास, ऐसा कुछ इसने बोला है। बाकी का हमें बैलेंस करने की जरूरत है इनको। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमारे पास Ba की बात करें बेरियम की, तो इधर तो एक ही दे रखा है, इधर भी एक दे रखा है, लेकिन इधर एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हमारे पास, और इधर एल्युमिनियम कितना है, एक ही हमारे पास। मतलब हमें बहुत से Al2SO4 का होल 3 होता है ये सूत्र, Al2SO4 का होल 3। तो अब इन अभिक्रियाओं को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले यदि हमें जो ज्यादा संख्या में जो दे रखे हैं ना, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि SO4 3 दे रखे हैं हमें, तो इधर भी SO4 3 होना चाहिए। तो इसके साथ हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई किया तो Ba हमारे पास कितने हो गए, 3, तो इधर भी हमें 3 चाहिए भी। बाकी के एल्युमिनियम की बात करते हैं हम कि एल्युमिनियम एक साइड तो हमें 2 दे रखे हैं और एक साइड हमें दे रखा है कितना, 1, तो 2 एल्युमिनियम है, इधर भी बनाना पड़ेगा, तो 2 Al बन गए। बाकी का बच गया Cl हमारे पास। इधर बात करते हैं हम Cl, और Ba कितना हो गया, Cl2, 2 क्लोरीन यहाँ दे रखे हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 क्लोरीन हमारे पास होगा यहाँ पे। बाकी का 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो यहाँ भी 6 हो गए हमारे पास। बाकी के क्लोरीन क्या हुए हमारे, बैलेंस। नीचे समीकरण दे रखा है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अगले की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके साथ सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई, उसको लिख लीजिए आप। सोडियम होता है हमारे पास क्या, Na प्लस जल क्या होता है हमारे पास, H2O, और ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं हमारे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी साथ में इसके में बन रही है, तो H2 हमारी बन रही है। बाकी का हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चेक करते हैं, देखो बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। बाकी के हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हमारे पास, और इधर हाइड्रोजन पानी, इधर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 और 1, 3 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। तो बैलेंस करते हैं, उधर भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 3। तो जैसे ही हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 2 का, तो हमारे पास सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, देखो 2 का मल्टीप्लाई यदि मैं इसके साथ कर दूं तो हाइड्रोजन भी मेरे कितने हो गए, 2, और सोडियम भी कितने हो गए, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर देता हूं, तो 2 सोडियम और हाइड्रोजन 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो 4 हाइड्रोजन हमें इधर चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन हमारे पास 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे पास कितने, 2। तो अब क्रिया हमारी हो गई क्या, बैलेंस। बात करते हैं, 2 सोडियम हमारे पास, 2 पानी के अणु और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोजन, हमारी अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस हुई। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस करने के लिए हमसे करीबन 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, या फिर हमसे समीकरण लिखवाने के लिए वो पूछता है। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम हमें बताना है। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaOH, और इसको हम कहते हैं क्या, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना इसको बोला जाता है, याद रखना है सभी को। अगला आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर बनने वाले उत्पाद का नाम भी लिखिए
और उसका क्या लिखिए, सूत्र भी लिखिए। तो जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसकी हम पानी के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो जो उत्पाद बनता है ना हमारे पास वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बिना बुझे चूने को हमने क्या कर दिया है, बुझा दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा होगा जी हमारा वही है चूना, इसको हम आम भाषा में क्या बोल देते हैं, चूना। और यहाँ पर हमारी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना वो होने वाली है। मतलब जैसे ही चूने के साथ पानी को मिलाया जाता है तो पानी अपने आप खदकने लगता है, गर्म होने लगता है, मतलब उसमें से ऊष्मा बाहर उत्सर्जित होने लगती है। इसे हम ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नाम इनके लिखे लेते हैं हम। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है तो हम इसको कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं, ऊष्माक्षेपी। याद रखना है भाई सभी को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बाकी के इनके नाम हमने नोट कर लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं को तो हम कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। बाकी की संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हमसे पूछा जाए तो यही लिखी हुई है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम इसे क्या कह देते हैं, संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। बाकी की हमारी बहुत सारी अभिक्रिया हैं इसके अंदर, उनके प्रकार यदि हमसे पूछे गए तो लिख सकते हैं कि संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। और अपघटन अभिक्रियाएं भी हैं हमारे पास, अपक्षयन अभिक्रियाएं भी है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी, बहुत सी अभिक्रियाओं के हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमें बताने हैं। देखते हैं भाई कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो CaO, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करा दो, पानी के साथ। जैसे ही अभिक्रिया बना कराओगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन जाएगा। तो मतलब ये कितने थे, दो अभिकारक थे हमारे पास, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक जल, और इधर बना है कितना, एक, मतलब सिंगल, जिसे हम कहेंगे एकल उत्पाद बना है हमारा, एकल उत्पाद। और जब एकल उत्पाद का निर्माण होता है ना तो हम उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। तो यह अभिक्रिया हमारी संयोजन हो जाएगी। दूसरी हम बात करें जब कोयले का भी दहन किया जाता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल उत्पाद बन रहा है, ये भी हमारी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण किस तरीके से होता है। तो भाई देखो दे रखा है हाइड्रोजन हमारे पास ये दे रखी है, बाकी का बैलेंस करके इसको लिखा जाए, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराई तो हमारे पास क्या का निर्माण हो जाता है, जल का निर्माण हो जाता है। आप आसानी से इस समीकरण को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दूसरी बात आती है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हम कहते हैं किसको, मीथेन को, CH4, इसका नाम है मीथेन गैस। मीथेन, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम कहते हैं मार्स गैस। मार्स गैस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये दलदल में उत्पन्न होती है, दलदल दलदल वाले क्षेत्र में हमें उत्पन्न होती है, ठीक है, नाम याद रखना है। तो इसका हम दहन करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखना है, और ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी बताना है हमें। तो जैसे ही हम इस मीथेन का दहन करते हैं, दहन करने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो कहलाता है हमारा दहन, ठीक है। एक होता है निस्तापन। निस्तापन का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलाते हैं तो हम उसको कह देते हैं निस्तापन। फिलहाल दहन की जब जब बात आएगी आपकी, याद रखना है आपको इसकी किसके साथ अभिक्रिया करानी है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करानी है। तो हमारे पास बन जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है, जल, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए भाई। तो जो कार्बोहाइड्रेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो है हमारा क्या, ग्लूकोज। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है भाई, या तो ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज लवण, ये चीजें हमें भोजन से मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट ही हमारी कोशिका के लिए आवश्यक होता है, और वो टूटकर जो बनाएगा ना वो बनाएगा ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12
O6 याद रखना है आपको, ठीक है। ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने वाली अवक्रिया का हमें नाम और प्रकार उसका बताना है भाई। तो इस अवक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई, यही है हमारी क्या, ऊष्माक्षेपीय अवक्रिया। दूसरा हम इसको श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अवक्रिया होती है, और जो कि कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। इससे एटीपी के रूप में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। एटीपी वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। और जिस तरीके से हम किसी पदार्थ की इकाई मापते हैं, जैसे कि वजन को मापते हैं हम, द्रव्यमान बोलते हैं हम, तो किलोग्राम में मापा जाता है। लंबाई को मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो जैव रासायनिक अवक्रियाएं हैं उनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवशोषित होती है, उसको हम किसके रूप में मापते हैं, एटीपी के रूप में मापते हैं। नाम याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है, ये बात भी आपको याद रखना है, 8.15 किलो कैलोरी, ये ऊर्जा इसके अंदर होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम कि ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मध्य रासायनिक अवक्रिया लिखिए। बोली इस अवक्रिया को हम जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसी को तो बोल रहे हैं हम, क्या अवक्रिया हमारी, कि जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब श्वसन की अवक्रिया हो रही है, इसी को हम कहते हैं श्वसन। मतलब प्रकाश संश्लेषण की अवक्रिया का जस्ट उल्टा क्या कहलाती है, हमारी श्वसन की अवक्रिया कहलाती है। ये रहा हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हो रहा है, दहन। जब भी हम पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवक्रिया कराएंगे मतलब उसका दहन होगा, दहन होगा तो वो हमें क्या देगी भाई, ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और यही ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में मिलती है। इससे हमारी शरीर की सारी कोशिकाएं और हमारा शरीर क्या करता है, काम करता है। बाकी की अवक्रिया को हम पहले समझ चुके हैं, आगे बात करते हैं। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है भाई। जो भी है हमारे पास साग सब्जियां जो भी दे रखी हैं हमारे घर में, जो भी कचरा जो बच जाता है उससे जो हमारा कंपोस्ट तैयार हो रहा है, उसको हम किस प्रकार की अवक्रिया का नाम देते हैं। तो बात करते हैं, देखो कंपोस्ट बनाने वाली जो अवक्रिया है ना, उनसे क्या निकलती है, हमारी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित होने वाली अवक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। क्योंकि जब भी इसका साग सब्जियों का विघटन होगा, इससे कंपोस्ट बनेगा, तो एक इस प्रकार की अवक्रिया कहलाएगी हमारी ऊष्मा। क्यों, क्योंकि इन साग सब्जियों के अंदर क्या है, हमारे पास एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट का विघटन होगा, टूटेगा, तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहलाएगी, ठीक है। वियोजन और अपघटन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अवक्रिया अलग अलग नाम से हमसे पूछ ली जाती है, तो वियोजन क्या है और अपघटन, वियोजन अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई एकल अभिकारक होता है, वो टूटकर छोटे छोटे क्या बनाएगा, या तो दो एक बनाएगा या एक से अधिक बनाएगा, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, वियोजन या अपघटन कह देते हैं। दूसरा याद रखना है आपको, फेरस सल्फेट का सूत्र, फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट। दूसरा आ जाता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये तो दे रखा है, इसके साथ पानी के अणु नहीं दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि पानी यहाँ पे ये जो 7 अणु रुके हैं ना, इसकी बात और कर लेते हैं हम। ये जो FeSO4 के साथ 7 जल के अणु लिखे हैं ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल बोला जाता है। क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं इसके अंदर, 7 हैं। तो याद रखना है, फेरस सल्फेट का जो सूत्र है ना हमारे पास, उसके अंदर क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं, 7 रहते हैं हमारे पास। दूसरी, जैसे कि हमने सुना है फिटकरी का सूत्र, जैसे कि Al2 K2SO4 Al2SO4 सॉरी Al2SO4 का होल थ्राइस, और आगे आता है K2SO4.24H2O। ये तो फिटकरी के साथ जल के कितने अणु होते हैं हमारे पास, 24 होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में कितने क्रिस्टलन जल के अणु हैं, तो हमसे पूछा जाता है फिटकरी में कितने हैं, 24, और फेरस सल्फेट के अंदर कितने हैं हमारे पास, 7 हैं, याद रखना है। तो हम फिलहाल इस जल के अणुओं को छोड़ते हैं, बाकी का ये दे रखा है हमें फेरस सल्फेट का सूत्र। इसका हम जैसे ही क्या कराने वाले हैं भाई, गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म करेंगे तो ये फेरस सल्फेट क्या होगा, हमारा टूटेगा, मतलब इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगी, और ये एक या एक से अधिक उत्पादों का क्या करेगा, निर्माण। तो एक बन गया Fe2O3, एक बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बन गया हमारे पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड। किसके टूटने पर बना, ये फेरस सल्फेट के टूटने पर, ठीक है। तो याद रखना है ये आपको। आगे बात करते हैं
चूना पत्थर का रासायनिक नाम हमें बताना है भाई। चूना पत्थर क्या है भाई हमारे पास? चूना पत्थर का अभी हमने नाम पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक तरीके से हमारे पास चूना था, वो क्या था हमारे पास? चूना, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिना बुझा वाला था। लेकिन अब हमें चाहिए क्या? चूना पत्थर, जिसको हम संगमरमर भी बोल देते हैं। संगमरमर का सूत्र भी हमसे पूछ लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। तो याद रखना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? संगमरमर भी बोल देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर होने वाली अवक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो भाई जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे CaCO3 को, तो ये टूट जाएगा किसके अंदर? CaO, जो कि बन गया हमारे पास क्या? चूना, और साथ में बन जाएगी इससे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये CO2 इसमें से दे देगा। तो ये समीकरण हमने इसका लिख दिया है। आगे बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, चूना या जिसको बिना वजह चूना बोला है, मतलब CaO। इसका प्रमुख उपयोग क्या है भाई? तो देखो सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेड नाइट्रेट को बर्नर में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस पदार्थ का होता है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हमारा बोले तो PbNO3 होता है हमारे पास, ये रहा। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? NO2 दे रखा है, तो इसको डाई ऑक्साइड बोलेंगे। NO3 होता तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोल देते, 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा। हम इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। फिलहाल नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का निर्माण होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको गर्म करेंगे तो ये भी क्या होगा? लेड नाइट्रेट हमारा टूटेगा, Pb में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और साथ में क्या निकलेगी हमारे पास? ऑक्सीजन गैस निकलेगी इसके अंदर से। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे दे रखा है हमें सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर मतलब चांदी, क्लोराइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश में रखने पर धूसर रंग हो जाता है, क्यों? तो भाई देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे लोहा है, लोहे को हम वातावरण में खुला छोड़ दें तो जंग लग जाती है, इसकी वजह से उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। वैसे ही चांदी है हमारे पास, इसको भी वातावरण में खुला छोड़ दें तो इस पर भी क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? संक्षारण हो जाता है इसका क्या हो जाता है? संक्षारण। संक्षारण होने की वजह से ये कैसी पड़ जाती है भाई? धूसर रंग की हो जाती है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या हो जाता है? वियोजन। और इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई? यहाँ संचारण। आगे हम पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को भी कि किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है भाई, याद रखना है। पहले क्या था, जब हम कैमरे से फोटो खींचते थे तो उसका एक नेगेटिव बनता था, फिर उस रील को, फिल्म को धुला जाता था, फिर उस फोटो को क्या किया जाता था? प्रिंट किया जाता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें इस तरीके के कैमरे की बहुत कम आवश्यकता होती है। बाकी का हमारे मोबाइल फोनों के अंदर एक चिप वाला काम आ गया है, तो उसके अंदर डायरेक्ट हम फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, तो उसमें किया जाता था उपयोग किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, याद रखना है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा आवश्यक होती है, सही बात है। तो उस आधार पर वियोजन अभिक्रियाएं भी हमारे पास कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3 प्रकार की। ऊष्मीय वियोजन, नाम याद रखना है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, और विद्युत ऊर्जा देकर विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रिया 3 तरीके की। ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश दे रहे हैं तो प्रकाशीय वियोजन, और विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो विद्युत वियोजन। तो नाम याद रखना है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। फिलहाल जैसे कि हम बात करें, हमारे पास एक अभिक्रिया है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में SO4 में, CuSO4, इसमें हम जैसे ही लोहे की कील डालते हैं, एक छड़ डालते हैं, तो यहाँ पे हमारी एक विस्थापन अभिक्रिया होती है जी। आयरन जो होता है ना, वो SO4 के साथ क्रिया कर लेता है, कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसका जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है? नीला। और जैसे ही ये सब क्रिया कंप्लीट होती है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमारा ज्यादा क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित। दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग कुछ समय बाद मलिन हो गया। क्यों? क्योंकि लोहे ने कॉपर सल्फेट विलयन के साथ कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापन समीकरण आपका ये नीचे लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का हो जाता है, ये बनता है हमारे पास कैसे? FeSO4 जो बनता है ना, ये हरे रंग का बनता है भाई, हमारा हरा रंग का विलयन बन जाता है। ठीक है, याद रखना है। कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं कि निम्नलिखित उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया हैं, याद रखना है। ये सारे दो उदाहरण हमें दे रखे हैं ना, ये दोनों ही उदाहरण हमारे पास किस अभिक्रिया के हैं? विस्थापन अभिक्रिया के। जिसमें देख सकते हो आप कि यहाँ पे जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो ZnSO4 बन गया, कॉपर क्या हो गया हमारा? अलग हो गया। यहाँ पे जो पीवी दे रखा है उस पीवी ने Cu को विस्थापित कर दिया तो PbCl2 बना लिया और कॉपर सल्फेट क्या हो गया हमारा? अलग हो गया। यही हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है कॉपर के यौगिक में से लेड मतलब पीवी, ये है हमारे पास लेड पीवी, जिंक कॉपर को विस्थापित करता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है कि जो विस्थापित करेगा ना वो क्या होता है भाई? जिंक कॉपर से क्या होता है? ज्यादा क्रियाशील होगा। जो ज्यादा क्रियाशील होगा वही तो क्या करेगा? विस्थापन करेगा। विस्थापन अभिक्रिया उसी के द्वारा होगी। उसके बाद आता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन अभिक्रियाओं को ही हम कह देते हैं क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे कुछ हमें अभिक्रियाएं दे रखी हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसको हम, और बेरियम क्लोराइड ये दे रखा है। अब इसके आयन बनते हैं हमारे पास। जैसे कि इसकी बात करें तो Na मतलब 2+, SO4 -2, इसके दो आयन बन गए। दूसरा हमें दे रखा है बेरियम क्लोराइड, जैसे कि Ba और Cl, ये अलग अलग आयन बन जाएंगे। तो Ba कितना है? 1, जिस पर +2 चार्ज आएगा, और क्लोरीन कितने हैं हमारे? 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका, ऐसे ये क्रिया कर लेते हैं। तो ये बन गया BaSO4 और ये बन गया 2Na और 2Cl, तो मतलब 2 को कॉमन करके 2NaCl बन जाएगा हमारे पास। ये रहा, जिसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया हमारी होती है। तो इसमें आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। मतलब पहले माइनस वाला Na के साथ जुड़ा था, ये रहा एक आयन हमारा, जो अब बेरियम के साथ जुड़ गया, और सोडियम के साथ क्या जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया। तो इस तरीके से आयनों का आदान प्रदान जहां होता है उन्हें उसे हम क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे आता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और यदि हाइड्रोजन का योग हो जाए, संयोग हो जाए, तो हम उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बात याद रखना है दोनों को। यदि किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, और यदि उससे हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन अभिक्रिया हम उसको बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन को पहचानिए। तो उपचयन का मतलब इससे कौन जुड़ने वाली है? ऑक्सीजन। अपचयन का मतलब कौन जुड़ने वाली है इससे? हाइड्रोजन। बस इससे हम इसको पहचान कर लेंगे। Cu+O2 इसके साथ क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन जुड़ गई इसके साथ तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन कहलाएगी। Cu के साथ कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अपचयन कहलाएगा। इस तरीके से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है यदि इस तरीके का क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाता है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन पदार्थों को पहचानिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें, आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बोर्ड क्लीन करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आया हमारा कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि अभी हमने पढ़ा था कि एक तो हमारे पास उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होने वाला है, एक है हमारी अपचयन अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होने वाला है। तो मतलब उपचयन और अपचयन यदि कहीं पे किसी अभिक्रिया में दोनों एक साथ हो जाएं तो हम उस अभिक्रिया को नाम दे देते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हमारी कहलाती है। यदि ये दोनों अभिक्रिया एक साथ किसी समीकरण में हमें देखने को मिल जाए तो वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में लिखो या उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो दोनों का नाम भी लिख सकते हो। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिकारकों में उपचयन और अपचयन चिन्हित कीजिए भाई साहब। तो देखते हैं भाई, बात करते हैं कि सबसे पहले CuO, इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? हाइड्रोजन के साथ। और यदि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो अभिक्रिया कौन सी हो रही है भाई? अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो हमारे पास ये जो पदार्थ है ना वो क्या कहलाएगा? अपचयन। और हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? हमारा उपचयन। हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? हमारा उपचयन कहलाएगा। उसी तरीके से हम बात करें, अब इसके साथ कौन जुड़ रहा है भाई? ZNO प्लस कार्बन। तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है भाई? जिंक से ऑक्सीजन हट रही है, यदि ऑक्सीजन हटेगी जुड़ेगी तो क्या कहलाएगी? उपचयन, और हटेगी तो क्या कहलाएगी? अपचयन। तो यहाँ पे इसका हो रहा है क्या? अपचयन हो रहा है। क्लियर बात? तो ये अभिक्रिया हमें दे रखी थी। यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आगे देखते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड हमें ये दे रखा है, इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है। मैग्नीज क्लोराइड, जल के अणु और क्लोरीन हमारे पास बन रहा है। तो वही बात हम यहाँ बात करते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन हटेगी तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई? इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बाकी का HCl का क्या हो रहा है भाई? उपचयन हो रहा है। मतलब एक का अपचयन होगा तो दूसरे का उपचयन होगा। तो एक को पता कर ले हम, दूसरे का हमें मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है। दूसरी यहाँ पे बात करें, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम उसको उपचयन अभिक्रिया नाम देंगे, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। उसी तरीके से बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है भाई। इसी को तो हम कहते हैं क्या? संक्षारण। लोहे में जंग लगने को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जंग का सूत्र यदि आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो, Fe2O3.XH2O। ये वही है X जो सामने लगा है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, जिसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। आगे हमें परिभाषा भी दे रखी है, ठीक है। चांदी की परत काली पड़ जाती है, उदाहरण ये भी काय का है? संचारण का। तांबे की चमक मलिन पड़ जाती है, ये भी क्या है? उदाहरण आपका संचारण का। जब कोई धातु का आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर सतह मलिन हो जाती है, काली हो जाती है, संचारित हो जाती है, तो इस घटना को ही तो हम कहते हैं क्या? संचारण कहते हैं। आगे बात करते हैं, तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखने पर उनका गंध, स्वाद और साथ में रंग आदि बदल जाता है तो इस घटना को हम विकृति गंधता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो भोजन है उसमें या तो तेल होगा, तेल मतलब बोले तो वसा होगी इसके अंदर, और ऐसे पदार्थों को यदि हम लंबे समय तक रखेंगे तो इनका स्वाद, रंग, गंध सब क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? विकृति गंधता। इससे बचाने के लिए हम इनको कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन से क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। तो हम इस घटना को होने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर दी जाने वाली ऑब्जेक्टिव मटेरियल को क्या किया? डिस्कस किया था। आगे बात करें हम सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। तो मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हमारे पास क्वेश्चनों का पैटर्न है, जिनको हम 1 बाय 1 आपसे कंप्लीट करते हैं। दूसरा चैप्टर आ जाता है हमारे पास अम्ल, क्षार और लवण। इसके अंदर हम बात करते हैं क्या दे रखा है। देखो, अम्लों का स्वाद कैसा होता है भाई? सभी को मालूम है कि भाई अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये हमें कौन सा आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन देते हैं। बाकी की बात करें, अम्ल लिटमस पेपर पर, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र हमारे पास क्या है जी भाई? एक पेड़ की छाल है भाई, याद रखना है, छाल, पेड़ की छाल है हमारे पास।
इस पर कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे ही इस अम्ल को लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे और नीले को कैसा कर देंगे भाई, ये लाल कर देंगे, लाल। ये इनका देखने की पहचान होती है। दूसरा हम बात करें क्षारक बोलो या क्षार बोलो, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा या फिर कसैला। इनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है और ये हमें क्या देने वाले हैं, OH आयन देने वाले हैं। ये क्या करेंगे भाई, लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे, तो जस्ट अम्ल का उल्टा, ये लाल को कैसा कर देंगे भाई, नीला कर देंगे। तो ये लाल लिटमस को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे, याद रखना है क्षार। दूसरी हम बात करें कि हमारे पास जो अम्ल है ना, उन अम्लों का pH मान हमें याद रखना है। अम्ल का pH मान हमारा जो होता है ना, वो 7 से कम होता है और जो क्षार होते हैं ना, उनका pH मान जो होता है ना, वो 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। यदि किसी पदार्थ का pH मान यदि 7 है तो हम उसको कह देते हैं कि वो उदासीन है। इसको पता करने के लिए एक pH सोरेनसन नाम के एक व्यक्ति हैं, सोरेनसन या सोरेंस नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने 0 से लेके 14 तक pH पदार्थों के मान ज्ञात किए, उसे हम pH स्केल के नाम से जानते हैं। इस आधार पर हम पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, क्षारक लिटमस पत्र को नीला कर देती है, हो गया हमारे पास। अगला आता है प्राकृतिक सूचक। अब ये प्राकृतिक सूचक क्या है भाई, उनके नाम हमें लिखने हैं भाई। प्राकृतिक सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं कि इनको अम्ल और क्षार में मिलाने पर ये अपने रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि उदाहरण कुछ दे रखे हैं, प्राकृतिक बताने हैं प्रकृति से। एक तो लिटमस पत्र, रंग में परिवर्तन हो रहा था, अम्ल क्षार की पहचान कर रहे थे हम इससे। दूसरा हमारे पास हल्दी भी है, ये भी रंग परिवर्तन करती है। जैसे हल्दी यदि कपड़ों से लग जाए तो हम उनको साबुन या डिटर्जेंट सर्फ से धुलते हैं ना, तो इसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये भी रंग परिवर्तन करती है। दूसरा है लाल गोभी का पत्ता, ये भी करता है। हाइड्रेंथिया टेनुआ ये पौधा है, ये भी करता है। जेरानियम ये भी है। ये कुछ प्राकृतिक सूचकों के नाम आपको दे रखे हैं, याद रखना है। दूसरा है 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। संश्लेषित मतलब जो हमने बना रखे हैं हमारे हिसाब से। जैसे कि सबसे पहला है मेथिल ऑरेंज और फेनोलेप्थलीन, हमारे पास फेनोलेप्थलीन। ये 2 संश्लेषित प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास कि 4 अम्लों व 4 क्षारों के नाम और उनके क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो जी हमें दे रखे हैं अम्ल और क्षार के सूत्रों के नाम, याद रखना है। जिसको बोलते हैं HCl को हम क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सभी को याद है भाई। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और ये कहलाता है हमारे पास एसिटिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है। क्षार की बात करें तो मैंने बोला था इनके साथ लास्ट में क्या मिलेगा, हमें OH मिलेगा। ज्यादातर क्या मिलेगा हमें, OH, और इनके साथ में हमें हाइड्रोजन HH हमें मिलेगा। तो यहाँ से ये इस वाले H को देगा। तो H आयन यदि हमें मिलता है तो अम्ल और OH आयन मिलता है हमें तो क्षार, हम उन्हें बोल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इनको हम बोलते हैं क्या, अम्ल और क्षार। याद रखना है आपको इनके सूत्र और साथ में नाम भी। आगे बात करते हैं। आगे की बात करें यदि हम, तो अब हमसे पूछा गया है क्या, गंधीय सूचकों के बारे में, तो उनकी बात हम आपसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है हमारे पास गंधीय सूचक किसे कहते हैं। गंधीय सूचक तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, गंध की बात कर रहे हैं, गंधीय सूचक बोलेंगे। तो जैसे कि हम बात करें, प्याज भी हमारा गंधीय सूचक है, लौंग भी है, लौंग का तेल जिसे हम बोलते हैं, और वनीला भी है हमारे पास। ये सब गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि जिनको अम्ल और क्षारीय माध्यम में मिलाएंगे तो उनकी एक अलग ही प्रकार की स्मेल या गंध उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम गंधीय सूचक बोल देते हैं। क्या होता है जब दानेदार जिंक की हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तनु सल्फ्यूरिक। तो भाई सबसे पहले हम बात करें, जो जिंक दे रखी है ना, वो क्या है, हमारी धातु, धातु, और सल्फ्यूरिक क्या है हमारे पास, अम्ल। याद रखना है भाई इस पॉइंट को, जब जब धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ होगी तब तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, चाहे वो कोई सी धातु हो, चाहे वो कोई सा ही
अम्ल हो। जब जब धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ होगी तब तक हमें कौन सी गैस मिलेगी, वहां पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, याद रखना है आपको कि जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लवण, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यही था अगला कि धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं और साथ में क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं, साल्ट बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है हमें, अगले की बात करते हैं कि क्या होता है जब जिंक के टुकड़े की सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक का टुकड़ा मतलब धातु, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार, विलयन के साथ क्या होगा। तो भाई देखो, जब हम धातु की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, क्षार के साथ करा रहे हैं। एक धातु ले ली हमने, क्या, जिंक, और क्षार ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब भी हमारे पास क्या बनेगा, लवण, और साथ में कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन, याद रखना है। दूसरा आता है कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट तनु HCl, ये भी अम्ल है हमारे पास जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तो उनके उत्पादों के नाम लिखिए। देखो भाई, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल सोडियम क्लोराइड बनेगा, आपको याद रख लेना है इस बात को। ये रहा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने क्रिया कराई तो ये लवण बन गया, ये जल बन गया, और ये साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनके तैयार हो गई। ठीक है, अगला है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया तनु HCl अम्ल के साथ बनाते हैं, मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा, और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं भाई, HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और सोडियम क्लोराइड, जो कि ऊपर वाली अभिक्रिया में भी हमारे पास बना था, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा बड़ा इंपोर्टेंट, बहुत पूछा गया है एग्जाम में हमसे क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन हमारा का, कौन सी गैस चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, याद रखना है, श्वेत अवक्षेप बनाती है। तो वो है हमारे पास कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। अगला है चूना पत्थर, जिसको हम खड़िया भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, मार्बर भी बोलो। इसमें उपस्थित मुख्य घटकों के यानी रासायनिक पदार्थों के हमें नाम बताने हैं। यदि हमें सूत्र पता है तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम बात करें यहाँ से, यहाँ हमारे पास क्या है, देखो कैल्शियम, Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, नाम लिख सकते हैं कैल्शियम। बाकी का क्या है, इसके अंदर C मतलब कार्बन, और ऑक्सीजन हमारे पास O2 मतलब O3 के रूप में दे रखी है वहां पे। बाकी का क्या है जी, हमारे पास ऑक्सीजन। इस तरीके से हम पदार्थों के नाम लिख सकते हैं। अगला आता है अम्ल व क्षार के मध्य अभिक्रिया से लवण व जल बनता है हमारे पास। जब जब अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया होगी तो वो अभिक्रिया कैसी होगी, उदासीन, क्योंकि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन, तो उसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे जैसे बात करें, हमने लिया क्या, NaOH, जो कि एक क्षार है आपका, साथ में हमने एक अम्ल ले लिया HCl, तो इससे क्या बनेगा, लवण NaCl प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O बन जाएगा, जल। ये ही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को व्यक्त करने कैसे, देखो क्षार और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा इनसे क्या, लवण और जल। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा में तनु HCl अम्ल के साथ मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा भाई, ये आपको याद रख लेना है। तो विलयन का रंग नीला हरित कॉपर क्लोराइड बनने के कारण हो जाता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया, जैसे कि हम धातु ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ, तो हमारा क्या बनेगा भाई, लवण और जल बनेगा, याद रखना है। सूत्र नहीं पूछा है उसने हमसे, सिर्फ लिखने की बुलाए क्या बनेगा। उसके बाद आ जाती है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय, क्या होती है। तो याद रखना है भाई आपको कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो हमारे पास कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो हमारे पास अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होगी भाई, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि हमने बोला है कि देखो धातु, कैल्शियम धातु है और इनके ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी।
उसी तरीके से अधात्विक ऑक्साइड बोल देता है यदि वो वहां से हमारा, तो हमारा जवाब हो जाता अम्लीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्ल व क्षार विलयन स्थिति में क्या विद्युत का चालन करते हैं? विलयन की स्थिति में क्या अम्ल और क्षार करेंगे? तो हाँ भाई बिल्कुल, विलयन की स्थिति में तो करेंगे भाई। जब जब विलयन बनेगा और विलयन बनेगा तो उसके अंदर क्या दो चीजें मिलेंगी हमें, एक तो OH आयन मिलेगा और एक हमें H आयन मिलेगा, और ये आयन यदि उसके अंदर है तो विद्युत का चालन होगा उनके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्या ग्लूकोज एवं अल्कोहल विद्युत का चालन करेंगे हमारे पास? ये बात हमें बतानी। तो ग्लूकोज का सूत्र है हमारे पास C6H12O6, और अल्कोहल का सूत्र होता है अल्कोहल, मतलब या तो मेथिल अल्कोहल लिख लो या एथिल अल्कोहल, C2H5OH। इनकी हम बात करें तो ना तो हमें ये हाइड्रोजन आयन देने वाला और ना ही हमें ये OH आयन देने वाला, उसी तरीके से ना हमें ये देने वाला। तो जब तक इनके आयन नहीं बनेंगे तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। मतलब इनका विद्युत चालन करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? इनमें पानी, जल मिलाना पड़ेगा। आयन टूट जाएंगे, विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है HCl HNO3, ये सब अम्ल है हमारे पास। इनके संगत आयन में विभक्त कीजिए भाई, संगत आयन में बदल देंगे भाई। HCl H प्लस में Cl माइनस में, HNO3 H प्लस में NO3 माइनस में, CH3 H प्लस और CH3COO माइनस के रूप में, और H2SO4 कैसे टूटेगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2 के रूप में टूटेगा। मतलब जहां जहां H है वहां वहां अम्ल होगा, और जहां OH है तो वो क्या होंगे? आपके क्षार होंगे। इस तरीके से इनको संगत आयनों के रूप में क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। आगे है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए वो जल के साथ सदैव हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जिसे हम H3O+ कह देते हैं। याद रखना है इसका नाम, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये रहा आपके पास इसका समीकरण यहाँ दे रखा है, याद रख सकते हो आप आसानी से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारा, आगे हमारे पास यदि अम्ल HX है और MOH कोई क्षार है तो अम्ल क्षार की अवक्रिया लिखिए। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे पास जब भी हम अम्ल और क्षार की अवक्रिया है यदि लिखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास बन जाएगा क्या? एक दे रखा है HX प्लस एक दे रखा है MOH। तो हमें पता है, देखो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और बाकी का बन जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या? H2O जल, और ये बन जाएगा हमारे पास क्या? MX। M की जगह पर कोई भी हम धातु ले सकते हैं, वो आपस में क्रिया करके बना देगी हमारे पास क्या? एक तो बनेगा हमारे पास जल और एक बनेगा हमारे पास उस धातु का लवण, जो कि एक कहलाएगा लवण। ये बनेगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके संगत अम्लों में विभक्त कीजिए। तो यहाँ से एक, यहाँ से भी एक, और यहाँ से 2 OH मिलेंगे, और यहाँ से भी हमें कितने OH मिलेंगे? 2 OH मिलेंगे। तो लिख सकते हैं, देखो NaOH, Na अलग कर दो और OH को अलग कर दो, ये हो गया। यहाँ से भी वैसा ही हो जाएगा, K अलग और OH अलग। यहाँ से कैल्शियम अलग और OH अलग, तो कैल्शियम +2 आयन बनेगा हमारे पास, और 2 OH हमें यहाँ से मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ से भी हमें कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इस तरीके से हम इनके संगत आयनों में इनको तोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे आ जाता है हमारा फिर, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को ही क्या कहते हैं? हम क्षार। परिभाषा दे रखी है, जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर आयन की प्रकृति सांद्रता या तो H3O+ लिख सकते हो या फिर OH-। प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? आपकी कमी। याद रखना है, इसी क्रिया को हम कहते हैं क्या? तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है किसी यौगिक में पानी मिला दो, उसको पतला कर दो, मतलब वो क्या हो गया? तनु। पानी मिलाने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास सार्वत्रिक सूचक। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? सार्वत्रिक सूचक। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से 14 तक। 0 है मतलब वो बहुत ज्यादा अम्लीय है, और 14 पे है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा
क्षारीय है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, और पीएच स्केल में 7 से कम तो वह अम्लीय होगा और 7 से अधिक तो वह क्षारीय होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। इस तरीके से आपकी पीएच स्केल आपको दे रखी होती है। कुछ पदार्थों के भी हमें पीएच मान यहाँ पर दे रखे हैं। क्या देखो, इधर दे रखा है हमें क्या, हाइड्रोजन आयन, और इधर दे रखा है हमें OH आयन। मतलब इधर बढ़ेंगे क्या, OH आयनों की संख्या, और इधर बढ़ेगी किसकी, हाइड्रोजन आयनों की संख्या। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे मतलब प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। OH आयन बढ़ेंगे मतलब प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, अम्लीयता बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी मतलब क्षारीयता बढ़ेगी। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। कुछ पदार्थ हमें दे रखे हैं, इनके पीएच मान हमें याद रखना है। जैसे कि जठर रस हमारे आंतरिक अंगों में मिलेगा, जिसका पीएच मान 1.2 होता है, मतलब अम्लीय। नींबू का रस 2.2, ये भी अम्लीय होगा। 7.4 जो कि कैसा हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, मतलब क्षारीय हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कुछ और भी पदार्थ दे रखे हैं हमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान कितना होता है, 10, जो कि क्षारीय प्रकृति का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 14, मतलब क्षारीय प्रकृति का। मतलब किसी भी पदार्थ का पीएच मान 14 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ का पीएच मान फिर इधर 0 से कम नहीं। मतलब हम बात करें अम्लीयता, पीएच मान पता करेंगे तो इधर 14 तक और इधर 0 तक हमारी आएगी। इनके बीच में ही हमें किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता मिलेगी। अम्ल क्षार की शक्ति जल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है, याद रखना है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन, जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल क्या होंगे, जो हमें बहुत कम संख्या में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन, जैसे कि CH3COOH। प्रबल अम्ल मतलब जहां बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होंगे, और दुर्बल अम्ल मतलब जहां अम्ल तो हाइड्रोजन आयन तो होंगे लेकिन कम होंगे। जैसे हम बात करें अगले क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा से क्वेश्चन दे रखा है क्या, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कह देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड औषधि है। एंटासिड मतलब इसी से बनेगा अपना क्या, इनो, जो काम सिर्फ 6 सेकंड में करता है भाई हमारे पास। इनो, जब भी हमें एसिडिटी की समस्या पैदा होगी, जब हम ज्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेंगे तो पेट के अंदर अम्लीयता हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें इस एंटासिड का, औषधियों का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारी अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, उदासीन। मतलब एंटासिड जो दे रखे हैं ना, वो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हमारे उस पेट में अपच और जलन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये हमारे एंटासिड औषधि कहलाती है। आगे आ जाते हैं हम। अधिक HCl अम्ल करने पर उपयोगी होता है। ठीक है, जो हो गया प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान 7 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन। जैसे कि पानी, पानी उदासीन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल कौन है, अम्ल, और दुर्बल कौन है, क्षार। इनका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि अम्ल प्रबल है इसलिए पीएच मान 7 से कम, तो ये क्या होंगे, अम्लीय। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, तो अब कैसा होगा, वो क्षारीय। पीएच मान 7 से अधिक, और ये कैसी प्रकृति का, क्षारीय। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl का उपयोग कच्चे माल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने में, व्यंजक चूर्ण बनाने में, बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर इसके वियोजन होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, IMP। याद रखना है भाई, बहुत पूछा जाता है। जैसे कि हमने लिया क्या, NaCl, और जैसे ही इसमें हमने क्या प्रवाहित करी, विद्युत धारा। विद्युत जैसे ही हम प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आगे बात करते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया का क्वेश्चन हमें दे रखा है, किस तरीके से समीकरण उसमें लिखा हुआ है उसकी हम बात करते हैं। ये रहा NaCl, NaCl के अंदर हमने क्या प्रवाहित किया, जल।
जल प्रवाहित किया तो बन गया सोडियम, और साथ में क्या बन गया, क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन क्या हो गया हमारे पास अलग, और हाइड्रोजन क्या हो गई अलग। पानी मिलाए तो उसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी अलग। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस किस पर बनेगी, एनोड। तो भाई जब भी विद्युत धारा की हम बात करेंगे तो एक तो हमारे पास होता है क्या, कैथोड, और एक होता है हमारे पास क्या, एनोड। दो छड़ें होती हैं हमारे पास, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा, इस बात को याद रखना है। तो क्लोरीन गैस Cl2 जो है वो बनेगी हमारी एनोड पर, और हाइड्रोजन जो है ना वो हमारा उत्पन्न होगा किस पर, कैथोड पर, याद रखना है। इस क्लोरीन का हमें उपयोग देखना है। तो जल को स्वच्छ कर, साफ सुथरा करने में, यदि बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर है तो इसको हम मिला सकते हैं। दूसरा व्यंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, ये बनाने में भी इसका उपयोग होगा। दूसरा स्विमिंग पूल में भी हम इसका उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोगों के द्वारा जब नहाया जाएगा, पानी गंदा होगा, उसको बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर मिल जाएंगे, तो क्लोरीन पाउडर का हम वहां पर उपयोग कर सकते हैं। पीवीसी बनाने में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक बहुअलक है, जो आपने नाम सुना होगा, पीवीसी के पाइप भी आती है, बहुत सारी चीजें, तो इनको बनाने में एक इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें, रोगाणुनाशक CFC, कीटनाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग की बात करें तो हाइड्रोजन तो हमारे पास काय के रूप में कर रहे हैं, हम ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि देखते हैं हाइड्रोजन के उपयोग ईंधन के रूप में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में, इसके दो चीजों में उपयोग इसका किया जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास NaOH, धातुओं से ग्रीस हटाने हेतु, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कुछ कृत्रिम रेसे या फाइबर बनाने में भी इनका क्या किया जाता है, उपयोग। आगे आता है निम्न पदार्थों के रासायनिक सूत्र, व्यंजक चूर्ण, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, सूत्र है इसका NaHCO3। धोने के सोडा की यदि बात करें हम, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2, तो जहां पर जल के अणु कितने हैं, 10, तो क्रिस्टलन जल कितना है यहाँ पे, 10 है। पूछा जाएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं, बिल्कुल मिलेगा आपको क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है हमारे पास CaSO4.12H2O, हमारे पास ये बन जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, हाफ H2O। तो मतलब इसके अंदर जल का क्रिस्टलन जल कितना है हमारे पास, आधा है भाई इसके अंदर। ठीक है, और इसी POP से जब हम जिप्सम बनाए, जिप्सम, तो इसके अंदर बन जाएगा क्या, CaSO4.2H2, तो ये बन गया हमारे पास क्या, जिप्सम का सूत्र। तो आपने देखा होगा कि इस POP को हमें आर्द्ररोधी बर्तनों के अंदर रखा जाता है, ये पानी की नमी से अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है, जो कि एक कैसा पदार्थ होता है हमारे पास, कठोर पदार्थ में बदल जाता है। तो ये POP क्या हो जाता है हमारा, खराब। उपयोग की बात करें POP का, तो घर में पुट्टी वगैरह करने के लिए, और डॉक्टर के यहाँ पे इसकी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना, बहुत सारी स्थितियों में इसका उपयोग देखने को हमें मिलता है। तो ये हुए आज की क्लास के अंदर हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो भी हमें वन लाइन फैक्ट जो दे रखे थे, वन लाइनर क्वेश्चन जो हमें दे रखे थे, उनके जवाब। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर जो हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसको हम धातु अधातु कहते हैं, उन क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।